अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। दिन की मुनासिबत से पैगामात भी जारी हुए, तकारीर और रैलियों का इनेकाद भी किया गया। मगर मजदूर आज भी वही कुछ करते रहे जो वो दिहाइयों और नस्लों से कर रहे हैं। जिनके लिए ये दिन मनाया जाता है उन्हें इसका इल्म ही नहीं, या अगर किसी को है भी तो कुछ और सोचने और करने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि बंदा मजदूर के औकात बहुत तल्ख हैं। आज के अहम दिन पर हमारा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के मजदूर के लिए रियासत के पास दिन मनाने के अलावा कुछ और है। हमारे साथ पैनल में जो मौजूद हैं गेस्ट, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। अमीर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, अंबर शमसी और असद महमूद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अमीर अब्बास जी, मजदूरों की तो देखें, ये जो 19वीं सेंचुरी से तहरीक शुरू हुई और वो तहरीक आज तक पूरी दुनिया में मुसलसल चल रही है। और ख़ास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे, वहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। आप देखें कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर अब इस पर बहस हो रही है कि हमें वर्किंग डेज़ को 5 डेज़ से भी रिड्यूस करके 4 डेज़ पे लाना चाहिए, ताकि 3 दिन तक लोग और खुल के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें और उनके ऊपर जो प्रेशर है काम करने का वो कम से कम हो सके। अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स उठा के देखें जो हर साल जारी होता है, जिसमें जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो आपको टॉप पर नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे और वो सारी वर्किंग क्लास है। वो पाकिस्तान में तो देखें ना, हमारे यहाँ तो एक तिहाई से ज़्यादा कौम बिल्कुल सिरे से काम ही नहीं करती, सुबह से लेकर रात तक टके का काम नहीं करती, बिल्कुल रिलैक्स। इसके बावजूद कौम में स्ट्रेस है, तो वहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, इतनी बड़ी वर्किंग क्लास है, एक मेजॉरिटी जो सोसाइटी का चंक है वो वर्किंग क्लास है। इसके बावजूद हैप्पीनेस इंडेक्स में वो टॉप पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के राइट्स हैं। और ये जितनी वर्किंग क्लास है, एक तो ऊपर जो एग्जेक्टिव टीयर है, पर जो बिल्कुल नीचे लेबर क्लास है, उनके भी राइट्स हैं। वहाँ तो आप ये देखें कि अगर आपने अपने घर में कोई पेट रखा हुआ है, बिल्ली है या कुत्ता है, ख़ासतौर पर अगर आपने घर पे कुत्ता रखा हुआ है, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उस कुत्ते को रोज़ाना बाहर लेके जाएंगे, उसको इतने घंटे वॉक करवाएंगे। अगर आपके पड़ोसी ने शिकायत कर दी कि आपके घर में कुत्ता है और 2 दिन वो बाहर नजर नहीं आया, तो वो आपको भी उठा के लेके जाएंगे और आपके कुत्ते को भी उठा के लेकर जाएंगे। सो वहाँ तो हम तो आज यहाँ मजदूरों के हुकूक की बात कर रहे हैं, वहाँ तो एनिमल राइट्स बहुत आगे जा चुके हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत, आज प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि हम एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं लोगों के लिए। ये खैर हमने हर 1 मई के ऊपर, भुट्टो साहब ने ये शुरू किया था 1972 में, शायद या 73 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में। उसके बाद से तकरीबन कमोबेश किसी भी प्राइम मिनिस्टर की आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो एक ख़ास टेम्पलेट है जो वजारत इत्तलात जारी कर देती है। और मैं आपको बताऊं कि ये वजारत इत्तलात ने 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या पैगाम देना है मजदूरों के दिन पर, वो 2 दिन पहले हमारे पास आ चुका हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ने परसों ये पैगाम जारी करना। तो ये एक लिखा हुआ पैगाम होता है जो जारी कर दिया जाता है। सक्सेसिव, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं कह रहा हूँ, इसमें तमाम सक्सेसिव रिजीम शामिल हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हमारी ये लेबर क्लास है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो हमारे कौम होते हैं, इनके हुकूक इनको जल्द अज जल्द मिलेंगे, जल्द अज जल्द मिले। ठीक है, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या तकारीर कर देना, रैलियां निकाल देना मजदूरों के लिए काफ़ी है इस दिन की मुनासिबत से? नहीं, मैं ये नहीं समझता। देखिए, हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में उजरत देने का जो रुझान है वो मगरिब की निस्बत बहुत बुरा है। हमारे यहाँ जो सेठ है वो सबसे जो उसको काम अपने बुरा लगता है वो तनख्वाह देना और उजरत देना लगता है। और ये आज से नहीं है, शुरू से है। मैंने किसी से पूछा कि अंग्रेज यहाँ आकर कामयाबी का असूल क्या था कि वो बग़ैर फ़ौज लाए यहाँ पे उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की, तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ जो है वो 1 तारीख को तनख्वाह देता था, जबकि यहाँ जो मुग़ल और मरहट्टे थे और जो बादशाह थे वो उनके यहाँ तनख्वाह देने का कोई बर वक्त रुझान नहीं था। आज भी हम देखते हैं, मतलब हम अपनी जर्नलिस्ट बरादरी की बात करें तो हमारे कितने ही इदारे हैं जहाँ बर वक्त तनख्वाहें नहीं हैं, 2-2, 3-3 माह की तनख्वाहें लेट होना मामूल की बात है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के में पिछले दिनों ईद के मौके पे चल रहा था, जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी पे करोड़ों रुपए लगाए, वहाँ ईद पर तनख्वाहें नहीं दी गई मुलाजमीन को। तो हमारे यहाँ एक तो ये जो बर वक्त तनख्वाह ना देने का है रुझान है, उजरत ना देने का रुझान है। वो इकबाल ने कहा ना, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। बात यह है कि यहाँ हमारे यहाँ बर वक्त तनख्वाह ना देना कोई जुर्म नहीं है, पहली बात। और मैं समझता हूँ जिसने काम किया है, सबसे पहली बात तो आपको उसकी तनख्वाह की
उजरत देना, उसके काम की उजरत देना है, जो हमारे यहाँ ना देना कोई जुर्म नहीं है। फिर हमारे यहाँ ये जो डोमेस्टिक मेड वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबर है, आप समझें, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है। और फिर ये जो हमारे यहाँ हम अपनी कौम को तैयार नहीं करते कि उसने आगे जाके क्या करना है। देखिए ना, लेबर, स्किल्ड लेबर की दुनिया में मांग है। हमारे यहाँ बच्चे FA BA MA करके तो बैठ जाते हैं, जिसकी दुनिया में कोई मांग नहीं, और पाकिस्तान में भी कोई मांग नहीं। हर बंदे की ख्वाहिश है मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। अब पाकिस्तान में आगे डॉक्टर और इंजीनियर के लिए जॉब्स नहीं हैं। मैं समझता हूँ जहाँ पर आर जो दुनिया में जैसे आया है कि आपने कितने घंटे काम किया है, फ़ी घंटे के हिसाब से मिलना चाहिए, उजरत होनी चाहिए, तय होनी चाहिए, एक मिनिमम वेज, उस पर सख्ती से ऐसे तलाक होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मुकदमा लड़ा जाता है कि 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, ऐसे ही उजरत देने का मुकदमा भी लड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये मुकदमा और ये जो घरों में मेड्स और हमने चाइल्ड लेबर रखा हुआ है, हाँ, हमें खुद, हम वैसे हमारे सहाफ़ी तो अपनी तनख्वाह नहीं ले पाते सेठों से, उन्होंने किसी का क्या मुकदमा लड़ना है। मैं अपने अक्सर जर्नलिस्ट दोस्तों को मिलता हूँ तो किसी की 3 माह की बाकी है, किसी की 2 माह की बाकी है, तो हमारे तो अपने हालात बहुत बुरे हैं, किसी की क्या बात करें। ठीक है, असद महमूद साहब, आपको क्या लगता है, मजदूरों के हुकूक के हवाले से क्या कहेंगे? और हुकूमत की तो जहाँ हम बात कर ही रहे हैं, एक आम शहरी के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, थैंक यू सो मच। एक तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट हमें ये तो इस चीज़ का इदराक है कि 1 मई है, चलो अगर हम सारे छुट्टी भी करते हैं, सोशल मीडिया पे आप मैसेजेस भी देखते हैं, एक लम्हे के लिए एक रियलाइजेशन आम आदमी के अंदर भी ज़रूर आती है कि नहीं, यस, ये मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं कि जी एग्जिस्ट भी करते हैं, उनके कोई राइट्स भी बनते हैं, हमने उनकी को टेक केयर भी करनी है, और उनकी तरफ को थोड़ा सा हमदर्दाना रवैया भी एक लिहाज से रखना है। ये तो एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल दोज हु मैटर, आई वुड से कि इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं आप, एग्रीकल्चरिस्ट की आप बात करें, तो शायद एक लम्हे को उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन होती होगी कि अगर इफ़ दे आर टुडे करोड़पति या बिलियनर्स हैं, तो उस सारी चीज़ के अंदर उनका अपना माइंड, उनके फेट की भी बात आती है, बट वो जो मज़दूर हैं वो भी उनका एक लिहाज से एक बहुत बड़ा रोल है उनको इस तरीके से आगे लेके जाने में। बट अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि एक जैसे एक होती है ना एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, चलो भी इस्लाम को भी साइड पे कर दो, एक सोसाइटी होती है वेलफेयर काम करने वाली, वेलफेयर कंट्री की, स्टेट की बात करते हैं। और बिल्कुल मैं अपने दोस्तों से एग्री करूंगा कि हाँ, वो लिखे हुए पैगामात होते हैं, जैसे आपने शहबाज शरीफ का पैगाम सुना, इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आईं, दे हैव बीन गिविंग ऑल काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं करटे रटाए, और जो लिखे हुए पैगामात होते हैं, और ये वो पैगामात होते हैं कि इनके अंदर कोई जान नहीं होती, इनके अंदर उस तरह का कोई मैसेज नहीं होता कि आम मजदूर के दिल के अंदर एक लिहाज से जाए। वाई? बिकॉज कहने की बातें कुछ और होती हैं और प्रैक्टिकली ये सारी की सारी कुछ और चीज़ें करती हैं। फिर आप ये भी फील करते हैं कि हुकूमत इनके लिए क्या कुछ कर रही है। देखें ना, अगर इन अ वे हम सोशल सिक्योरिटी की तो बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी के ओके हॉस्पिटल्स भी मज़दूरों के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, बट वाकई अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने मज़दूर हैं तो क्या वो सोशल सिक्योरिटी का वो जो उनका नेटवर्क आता है, एक मज़दूर अगर 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, वो कंट्रीब्यूशन करता रहता है सोशल सिक्योरिटी फ़ंड के अंदर, तो क्या हुकूमत ने कोई ऐसा इंतज़ाम किया कि हाँ उसको इतनी रकम मिल जाए कि वहाँ काबिल इज़्ज़त तरीके से वो रह सके, और जो उसको मतलूबा सहूलतें हैं, आप एजुकेशन की आप बात करते हैं, आप उसके साथ तालीम की बात करते हैं, उसके बच्चों की तालीम की बात करते हैं, उसके इलाज मुआवजे की बात करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि स्टेट की बुनियादी उसकी जिम्मेदारियाँ आती हैं, क्या वाकई वो स्टेट आपकी पूरी कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर सबकी सब जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर आई हैं, दे हैव मिजरेबली बीन फेल्ड एक्चुअली, कोई किसी सूरत में भी पूरा नहीं तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है अंबर, आपको क्या लगता है, सब छुट्टी करते हैं, दुनिया भर में छुट्टी है, आलमी यौम मजदूर है, पाकिस्तान में भी इसी तरह छुट्टी होती है, नहीं छुट्टी करता तो मजदूर नहीं करता, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि मज़दूर इसलिए छुट्टी नहीं कर पाता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो हमारा मुआशरा है, हम कुछ आदी हो गए सस्ती लेबर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम जो घर पे काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो आपको सड़क पे सफाई करते हुए नज़र आते हैं, हम आदी हो गए हैं कि उनको उनका इस्तेमाल भी करें, इस्तेसाल भी करें, और उनके जो लेबर, उनकी मजदूरी का हम फ़ायदा भी उठाएं। ख़ास तौर पे मैं कहूँगी प्रिविलेज्ड जो तबका है वो ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल करता है। फिर दूसरा मैं कहूँगी कि जो ज़िम्मेदारी बनती है वो ज़ाहिर है जो
मुलाजमीन जिनकी देखभाल करते हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि अपने घर पे जो काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो दफातर में काम करते हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, मजदूर जो तबका है, उसका किस तरीके से ख्याल रखा जाए। बहुत बार हमने देखा है जो मालिकान होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं, उनकी कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, उन पर जो कानूनन लाजमी है जो वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है वो फराहम नहीं करते और तरीके या हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको वो सहूलियात ना फराहम की जाए, जिसमें ज़ाहिर है हेल्थ है, इंश्योरेंस है, उनकी मिसाल के तौर पर अगर आप खातून हैं मटर्निटी लीव हो। फिर दूसरी जिम्मेदारी यूनियंस की है। देखिए, हमने देखा है कि यूनियनाइजेशन को किस तरीके से डिस्करेज किया जाता है, यूनियंस में अपने आपस में सियासत होती है और उनकी आवाज़, मजदूर तबके की आवाज़ मालिकान तक नहीं पहुंचा पाते इन वजूहात की बिना पर। फिर मैं कहूँगी कि ज़ाहिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से है, वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम के तहत कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स जो है, जो लेबर लॉज है, पाकिस्तान में ये बता दूँ बड़े अच्छे लेबर लॉज हैं, उन पर अमल दरामद करवाएं, जो इंस्पेक्शंस होती हैं रिश्वत के हाथों उनको फज ना करें, ताकि जो अगर मालिकान जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे तो ज़ाहिर रेगुलेशन किसने करनी है, हुकूमत ने करनी है और उन पे फाइन्स आयद करने हैं या उनको किसी ना किसी तरीके से पीनलाइज करना है, वो लेबर लॉ ना करे। आखिर मैं कहूँगी कि ज़ाहिर एक इंटरनेशनल जिम्मेदारी भी है और जिस तरीके से हमने देखा है कि एथिकल ट्रेड इज़ अ बिग डील इन फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज इन पर्टिकुलर। हमने देखा कि बांग्लादेश में जो वर्क प्लेस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स है उनके खिलाफ वो कंपनियां जो ज़ाहिर है फॉलो नहीं करती और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और वहाँ उनकी नहीं होती, तो फिर उनसे उनकी लेबर को इस्तेमाल नहीं करते। हमने ये मिसालें देखी है गारमेंट फैक्ट्री में बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। हमने देखा कि किस तरीके से ये ताल्लुकात ख़त्म हुए हैं। तो ज़ाहिर है जिम्मेदारी एक शख्स, एक फ़र्द, एक इदारे की नहीं है। बिल्कुल, एक फ़र्द, एक शख्स की, ठीक है अंबर, आपका पॉइंट आ गया, एक शख्स की या एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक हुकूमत की भी जिम्मेदारी नहीं है। ये मुआशरती तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि मजदूरों का किस तरह से ख्याल रखना है। आपने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वहाँ से शुरू होता है ये मामला, आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है जी, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कल का दिन अहम है। मुज़ाकरात के गुज़श्ता दौर के बाद तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया, मगर इसके बावजूद तातुल पैदा नहीं हुआ और मामूल के मुताबिक कल मुज़ाकरात हो रहे हैं। मगर दूसरी तरफ कई हुकूमती वुज़रा मुज़ाकरात की मुखालिफत कर रहे हैं और कुछ नाकाम होने की पेशगोई भी कर चुके हैं। तो हमारा सवाल यह है कि क्या कल दोनों में इत्तेफाक राय पैदा होने का इम्कान है? असद महमूद साहब। ऑलराइट, बिल्कुल। देखें ना, अगर जैसे आपने वफाकी वुज़रा का कहा कि जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो सर्टली एक तो ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है और फ़ाइन, अगर उनके बयानात की अगर इस तरह की अहमियत होती है तो इसका मतलब है फिर तो उनको मुज़ाकरात एक लिहाज से कर लेनी चाहिए। और उससे भी थोड़ा आगे चल के देखें कि अगर ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, इसका मतलब है कि क्या ये सारे लोग साथ बैठे हैं, स्पेशली मुज़ाकराती टीम और इवन फॉर दैट मैटर द प्राइम मिनिस्टर की जी अच्छा हमने तो इन सारी चीज़ों से एक लिहाज से हटना नहीं है। मैं समझता हूँ कि कल के जो मुज़ाकरात हैं सर्टली सारे पाकिस्तान की नज़रें इन पॉलिटिशियंस के ऊपर हैं, दोनों पोलिटिकल PDM पे और फिर PTI पे हैं। इन दोनों पार्टीज़ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक लिहाज से आती है। देखें ना, हम आलमोस्ट कई दहाइयों से और स्पेशली पिछले चंद सालों से और ये साल गुजरा है, हमने जिस तरह की एक पॉलिटिकल बाउट्स देखी हैं और एक टेम्परेचर तो छोटा लफ्ज़ है ना, मतलब पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के अंदर जब नफ़रतों में आपने बदलते देखा है, दुश्मनियों के अंदर आपने बदलते जिस तरीके से देखा है, तो ये कोई बेहतर ट्रेंड तो एक लिहाज से नहीं है। और यकीन मानिए आप, एक आम आदमी जो है ना वो इस वक्त इस कदर पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के तर्ज़ी हुकूमत से, इस जो ओवरऑल सिस्टम चल रहा है, इस हद तक वो मतनफ़र हो चुका है। वाई बिकॉज उसको तो चाहिए भी कि उसके घर का दाल दलिया आटा पूरा होना चाहिए। तनख्वाहों की बात है, मज़दूरों का भी आपने एक लिहाज से डिस्कस किया। इन सारी चीज़ों की तरफ ना तो अपोजिशन की आप समझते हैं कोई तवज्जो है और ना फिर PDM को तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरफ आज तक वो ध्यान कोई नहीं गया। आप देखें ना, कल इन्होंने पेट्रोल ये बढ़ाते हैं 10 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। कल इन्होंने डीजल जो है वो सिर्फ 5 रुपये सस्ता किया एंड एवरीबडी वाज होपिंग कि नहीं शायद कोई बेहतरी आएगी। वाई बिकॉज ये याद रखेगा, पाकिस्तानी सियासतदान और स्पेशली दोज हु आर इन पावर, इनके सीने के अंदर किसी तरह का दिल नहीं होता, ना इनके कोई फीलिंग्स होती हैं। ये बड़े पत्थर दिल लोग होते हैं, इनका आम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
ये मैं ज़रूर आपसे कहूँ कि इलेक्शन देखना जब ये जिस तरीके से ही होते हैं तब तो इनको आप अपने वोटर्स के पीछे भागते हुए एक लिहाज से देखेंगे, इनका हाथ जब मिलाएंगे हाथ छोड़ेंगे नहीं, बट प्रैक्टिकली आप वुड से कि नहीं, ये जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, वोट पड़ जाएगा तो अगले 5 सालों के लिए वो वोटर फारग हो गया। बट कमिंग बैक के जो कुछ भी है, मैं ये समझता हूँ कि अब इमरान खान ने तो कह दिया भी कि इनको असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन को कराने चाहिए, और रफली दे आर ऑफ द व्यू कि जी अच्छा जुलाई नहीं तो अगस्त तक भी वो जाने को तैयार हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए। नो इस सितंबर अक्टूबर को बोलिए खान साहब को। अब देखिए ना, बात है कि जी सिर्फ ये 2 महीने की बात आती है। बिल्कुल सही है, बट आपका पॉइंट आ गया, सही है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है कोई हल भी निकलना है या बस ये मुज़ाकरात जो है खानापुरी लग रहे हैं? हम ये बार बार बात करते हैं मुज़ाकरात, इसका कोई नतीजा निकलना है नहीं निकलना है। अब कल एक राउंड होना है मुज़ाकरात का, मंगल को काफी इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था कि कुछ होगा। आपको लगता है कल कुछ होने जा रहा है? नहीं, अभी इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि अगर 14 मई को वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो हम कोई मुज़ाकरात आगे नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह ने भी कहा है कि ये बेसूद है। अब अगर हुकूमत 14 मई को असम्बलियाँ तोड़ देती है खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, तो 90 दिन जाके 14 अगस्त को बनेंगे। अब अगर 14 अगस्त और 8 अक्टूबर में 54 दिन का फ़र्क है। अब खान साहब को अगर सितंबर से आगे जाना कबूल नहीं है तो क्या उसकी क्या मखसूस वजूहात हैं कि वो क्यों समझते हैं कि सितंबर के बाद उनके लिए इंतखाबात काबिल कबूल नहीं हैं, अगर 14 अगस्त को हो जाएं तो काबिल कबूल हैं, और 8 अक्टूबर को, क्योंकि अब ये सवाल तो नहीं रहा ना कि 90 दिन में होंगे। आज तो खान साहब ने कहा 14 मई को तोड़ दें, तो वो 14 अगस्त तक तो फिर पूरे मुल्क में इंतखाबात ले जाने के लिए तैयार है ना। 90 दिन वाली शर्त तो खत्म हो गई, इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं, इस तो बात 14 अप्रैल को खत्म हो गए। खान साहब इस बात पर आ गए हैं पीडीएम की कि इकट्ठे हो जाएं। अब लड़ाई 54 दिन की है जो मैंने हिसाब लगाया है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि 14 मई को आप कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दें। 14 मई को तोड़ें तो 90 दिन 14 अगस्त को होते हैं, और जो पीडीएम की तारीख है वो 8 अक्टूबर है। अगर खान साहब 8 अक्टूबर पर मान जाएं तो सब बाकी 3 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी और इलेक्शन 60 दिनों में हो जाएंगे, कुछ दिन पहले हो जाएंगे, 90 दिन में नहीं जाएंगे, 60 दिन में हो जाएंगे, अगस्त में ख़त्म होंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, 60 दिन में। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को दिल बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली कौन कहेगा बजिंजो साहब को कि आप 2 महीने पहले तोड़ दें, 3 महीने। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत है कि वो अपनी असम्बली 3 माह पहले तोड़ दे। इमरान खान साहब ने चूँकि पंजाब की तोड़ दी हुई है। अब जब मुल्क में एक दिन इंतखाबात पर इत्तफाक राय हो गया है तो फिर खान साहब को जिद नहीं करनी चाहिए कि अगर सितंबर गुजर गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर लोग सवाल उठाएंगे कि आपके लिए सितंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर में इंतखाब आपके लिए जहर कातिल है और अगस्त में इंतखाबात आपके लिए एक मीठा प्याला है। तो ये सवाल फिर बहुत लोग बात करेंगे कि कौन सितंबर में जा रहा है, कौन सितंबर में आ रहा है, और कौन काबिल कबूल है और कौन काबिल कबूल नहीं है, किसके कंधों पे आना है और किसके कंधों से गिरना है। तो अब बड़ा करना चाहिए तहरीक इंसाफ को दिल, और 8 अक्टूबर को मानना चाहिए। ठीक है, तहरीक इंसाफ को दिल बड़ा करना चाहिए। अमीर अब्बास, आपको लगता है खान साहब सिर्फ जिद कर रहे हैं या जिद तो दोनों तरफ से है, डेडलॉक की वजह भी दोनों तरफ से जिद का होना है? मैं सुन रहा था मुजम्मिल साहब माशाल्लाह किस ज़बरदस्त अंदाज से कन्विंस कर रहे हैं आइन की खिलाफ वर्जी के लिए और आइन को पामाल करने के लिए एक साजगार माहौल तैयार कर रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद से लेके आज 17वां दिन है। हर आने वाला दिन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में हम गुजार रहे हैं। ये 17 दिन की वायलेशन हो चुकी है पाकिस्तान में। बजाय ये कि हम ये सवाल उठाएं कि 17 दिन की वायलेशन किसकी वजह से हो रही है, कौन है जो आइन के ऊपर अमल दरामद में रुकावट खड़ी कर रहा है, कौन है जो डेमोक्रेट होने का दावा भी करता है, कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट होने का दावा भी करता है, और तकरीबन 15-16 करोड़ पाकिस्तान के अवाम को जो निस्फ आबादी बनती है पाकिस्तान की, बल्कि निस्फ से ज़्यादा, उनको हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखना चाहता है अगले मज़ीद 6 महीने तक। हम ये सवाल करने के बजाय या हम उन लोगों को कंडेम करने के बजाय या उनको एक्सपोज करने के बजाय हम ये आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं कि जी फलां को दिल बड़ा करना चाहिए, छक्के मार दे 5 साल इलेक्शन ही ना करवाए, फलां को दिल बड़ा करना चाहिए, कोई नहीं अगर पहले 3 महीने आइन पामाल हो जाए, हो गया तो कोई नहीं 6 महीने और भी पामाल हो जाए। ये आर्गूमेंट हम बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त नेशनल मीडिया पे। इंतहाई अफसोस और इंतहाई शर्म का मुकाम है
रियासत के लिए कि कोई एक इदारा भी आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक साइड पर रख दें, छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला कौन है, जिद कौन कर रहा है फिर इस वक्त? सबको पता है कौन जिद कर रहा है। कौन नहीं मुज़म्मिल साहब तो भी कह रहे हैं कि खान साहब जिद कर रहे हैं, छोड़ दे जिद, कुछ दिन की बात है। नहीं, खान साहब इलेक्शन करवाने की जिद कर रहे हैं ना, इलेक्शन ना करवाने की जिद कौन कर रहा है? सवाल तो ये है, क्योंकि इलेक्शन करवाना जुर्म नहीं होता जमहूरियत में, इलेक्शन ना करवाना जमहूरियत में जुर्म होता है बाबा। इलेक्शन आप हर साल भी करवाएं तो उसके ऊपर यह तनकीद हो सकती है कि आप पैसा जाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो गैर जमहूरी नहीं है। इलेक्शन ना करवाना, इलेक्शन के लिए दरवाजे आयरन कर्टन खड़ा कर देना कि तुम्हारी ऐसी की तैसी इलेक्शन ही होने देंगे, और इसको अपनी अना और जिद बना लेना, यह है गैर जमहूरी और गैर आईनी रवैया। जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और डेमोक्रेट थे वो इन 12 महीनों में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। वो आज से 1 साल पहले तक जमहूरियत और आइन के सुबह शाम कौम को यखनी पिलाते थे, सुबह शाम कौम को कैप्सूल खिलाते थे। आज कह रहे हैं दिल बड़ा करे, कॉन्स्टिट्यूशन को रगड़ा लगाना है, दिल बड़ा करे, कॉन्स्टिट्यूशन को छितर मारने हैं, दिल बड़ा करे, कॉन्स्टिट्यूशन को भिगो भिगो के जूते मारने, दिल बड़ा करे। आज हम इस नौबत पर आ चुके हैं। ये हमारी एस्केलेशन है, डी एस्केलेशन ऑफ हमारी मोरालिटी है। क्या हो रहा है? लेकिन इस बात पे तो खान साहब भी आगे ना कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, तो इकट्ठे इलेक्शन किस तरह से? अगर खान साहब भी ये कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। खान साहब कौन थे? हु इज इमरान खान, हु इज एनीबॉडी एल्स? क्या खान साहब कोई आइन के सवालत आ रहे हैं? आइन जो है वो इंडिस्पेंसिबल है। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, इधर इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ठीक है, नागुज़ीर आइन है। आज हम किसी के लिए नजरिया जरूरत पैदा करेंगे, कल को किसी और के लिए नजरिया जरूरत पैदा होगा। ठीक है अंबर, आप कितना इत्तेफाक करती हैं अमीर अब्बास जो बात अभी कर रहे हैं, और आपको जो हल है निकलता हुआ नजर आ रहा है, और जो दोनों तरफ से फरीकैन है मुज़ाकरात के लिए जो बैठते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप क्या अंदाजा लगाती हैं? देखिए, अगर परवेज इलाही साहब पर जो घर पर उनका छापा पड़ा था उसकी वजह से मुज़ाकरात रुके नहीं है, तो कुछ ना कुछ उम्मीद तो है। लेकिन मैं कहूंगी कि मैं ज़्यादा जो अमीर अब्बास साहब बात कर रहे हैं और वो हमेशा बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं, मैं अफसोस का इजहार मैं इस बात पे करना चाहूँगी जो इशारा मुज़म्मिल साहब ने किया था। पिछले साल भी हमने देखा था कि अगर दोनों फरीक़ैन की नज़रें नवंबर पे थी, यानी कि गैर मुंतखब तैनातियों पे थी, इस बार भी हम देख रहे हैं कि सितंबर क्यों है, नए चीफ जस्टिस आएंगे, पिछले साल क्यों था नए आर्मी चीफ आ रहे थे। ये हमारी सियासत अगर इन गैर मुंतखब तैनातों के गिर्द घूमेगी, और ये इसमें खान साहब भी उतने ही मेरे ख्याल में जिम्मेदार हैं, और दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है और मुख्तलिफ जमातें हैं वो भी उतनी जिम्मेदार हैं, तो ये आपकी जमहूरियत का हाल नज़र आता है। जहाँ तक जिसको कहेंगे कि क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसको कह रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम वैसे ही 90 दिन से आगे हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, और फिर खान साहब भी जाहिर है उन्होंने भी कुछ लचक का मुजाहरा किया है और ये बता रहे हैं कि चलें 14 अगस्त को ही तमाम इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं, यानी कि वो भी सब्सक्राइब करते हैं टू द फैक्ट कि परहैप्स all the elections can possibly be held together. तो मेरे ख्याल में कि बेहतर तो जाहिर है यही है कि जो तमाम सियासी फरीक़ैन है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी बातचीत नहीं होती तो वो इदारे फिर अपना कदम जमा लेते हैं जिनका इंतखाबात से लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी कि सियासत से लेना देना नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। हाउएवर आई विल से कि ये बात आगे कहाँ तक पहुँचती है, जो बयानात आ रहे हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के हॉक्स से, वो क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब पे एतमाद नहीं करते, दूसरी तरफ खान साहब भी ज़ाहिर है उनमें भी वो भी इनको दुश्मन समझते हैं। Perhaps what I can see is मैं इतनी तो पेश गोई नहीं कर सकती, सिर्फ इतनी इस हद तक पेश गोई कर सकती हूँ कि मुझे लगता है कि फिर से दोबारा से अमीर और मुज़म्मिल के दरमियान कुछ खचपच होगी इस प्रोग्राम में, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जो इन दोनों फरीक़ैन ने, यानी कि जो PDM की हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ये तो जाहिर कर दिया कि बातचीत करने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं लचक दिखाने को तैयार हैं, लेकिन आखिर में फैसला किस बात पर होगा, व्हाट इज़ इन देयर इंटरेस्ट, मफाद में क्या है, वो जाहिर है हमें कल के दिन ही मालूम होगा। हम इतनी जल्दी तवक्को क्या कर सकते हैं कि आउटकम दोनों के लिए फ़ायदेमंद या सूदमंद होगा। आई मीन देयर इज लॉट्स ऑफ मैटर्स टू सेटल। अगर आप डिजिटल सेंसस के हवाले से भी देखें, क्योंकि उसमें भी ताख़ीर आपको नजर आ सकती है कि इस पे हमने बात भी करनी है अंबर, इस टॉपिक पे हमने बात भी करनी है प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मरदमशुमारी से मुताल्लिक़।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जो मुज़ाकरात का अगला राउंड होने जा रहा है, हम मरदमशुमारी पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मुजम्मिल साहब आपका कमेंट लेना चाहूंगी। जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, अमीर अब्बास साहब जितनी पुरजोर तरीके से आइन का मुकदमा लड़ते हैं, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आइन में जो इख्तियारात और हक़ूक़ आपको दिए जाते हैं वो आपने नेक नियति से और ईमानदारी से इस्तेमाल करने होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे तलाक़ का हक़ है, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि आप किसी को खुशी में तलाक़ दे दें। असेंबलियां तोड़ने का हक़ भी तलाक़ के हक़ की तरह है कि ये मजबूरी में और बुरे तरीके से इसको नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। ये असेंबलियां तोड़ना आमरों का काम है, डिक्टेटरों का काम है। जमहूरी लोग असेंबलियां नहीं तोड़ते हैं और इसको नापसंदीदा अमल करार दिया गया। और इलेक्शन ना करवाना किनका काम है? जिस तरह इमरान खान साहब को बहुत से सियासत, इससे पहले भी असेंबलियां टूटती रही हैं, नवाज शरीफ बात पूरी कर, और मैंने बड़े तामुल से आपकी बात नहीं आप मैंने पूरे तहम्मुल से अमीर अब्बास साहब का अपने ऊपर तबर्रा सुना है, जवाब देने का मौका दें। बिल्कुल, मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये कहूँगा अमीर अब्बास साहब से कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि आइंदा किसी को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अपने किसी सियासी फ़ायदे के लिए असेंबली तोड़े। उसको पता होगा कि मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होने हैं, मैंने असेंबलियों को कायम रखना है, उनकी मुद्दत पूरी होनी है। मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद किसी भी सियासी लीडर को अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए मुल्क की असेंबलियों को खिलौने की तरह तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी और वो उनकी मुद्दत पूरी करने की तरफ जाएगा। ये एक बुरा अमल था जो इमरान खान साहब ने किया, जैसे असेंबलियों से इस्तीफ़े दिए, लोगों की हक़ नुमाइंदगी ख़त्म की। अगर वो आइन को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको उसी तरह जवाब देना पड़ेगा। असेंबलियां तोड़ना मेरे नज़दीक एक बुरा अमल था, मैं उसको जायज़ नहीं करार देता। और फिर मैं ये भी नहीं समझता कि कोई 2-4 महीने आइन कोई ऐसा है कि 2-4 महीने में टूट जाएगा। तो यहाँ 4 साल इमरान खान साहब ने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं कराए, आइन कायम रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। 2 साल आपके मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात नहीं हुए, आइन कायम रहा है, असेंबलियों की सीटें खाली रही हैं, आइन कायम रहा है। फिक्र ना करें अमीर अब्बास साहब, आइन भी कायम रहेगा, इंतखाबात भी एक ही दिन होंगे और आइंदा किसी इमरान खान को जुर्रत भी नहीं होगी कि वो अपने जाती सियासी मकासद के लिए मुल्क की असेंबलियों से खेले। ऐसा सबक मिलेगा आने वाले सियासतदानों को, ऐसा सबक मिलेगा कि कोई जुर्रत नहीं करेगा कोई जुर्रत नहीं तोड़ने। सही है मुज़म्मिल की हिफाजत की बात है। हाँ ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अमीर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ मुज़म्मिल साहब के इतने अक़वाले ज़री उनमें ऐड करने की। मैं तो सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ कि उन्होंने आज डेमोक्रेसी को रीडिफाइन कर दिया है। और मेरा ख्याल है मुज़म्मिल साहब के इस प्रोग्राम के इस हिस्से को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में इसके ऊपर थीसिस होने चाहिए, इस पर डॉक्टरेट होनी चाहिए, इस पर पोस्ट डॉक होना चाहिए। उन्होंने जमहूरियत की तारीफ रीडिफाइन कर दी, जो मैग्ना कार्टा से 1215 से सारी दुनिया स्टूपिड पागल थी। असल तो मुज़म्मिल साहब ने जमहूरियत पढ़ा दी हमें कि असेंबलियां तोड़ना डिक्टेटर का काम होता है और इलेक्शन ना करवाना और 10 महीने तक लोगों को हक़ नुमाइंदगी से महरूम रखना ये जमहूरियत पसंदों का काम होता है। ठीक है, इसमें ना मैं कहना चाहूँगा, एक तो एक साइड की पिक्चर जो है फ़ाइन मुज़म्मिल सरवर्दी साहब ने पोर्ट्रे की है। अगर आपको याद हो, चंद हफ्ते पहले की बात है, ये इनको ना बड़े मीठे मीठे अल्फाज में इमरान खान को कह रहे थे, हाँ भाई आप क्यों नहीं गिरफ्तारी देते, गिरफ्तारी तो देनी चाहिए, आप तो बड़े पुरअमन शहरी हैं, ये सारे के सारा। और आज इनको देख लें, आपके कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ भाई असेंबलियाँ टूट गई तो टूट गई, इलेक्शन नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। अब कहने की बात ये आती है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 इंटरिम गवर्नमेंट्स बनी एंड दे वर सपोज कि जी वो 90 दिन सिर्फ इलेक्शन कराने के ऊपर काम करेंगी। तो आप मुझे ये बताएं कि 90 दिन के अंदर मोहसिन नकवी की हुकूमत ने क्या इलेक्शन के ऊपर काम किया, या फिर सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी थी उसको तोड़ने के ऊपर, उनके दरवाजे तोड़ने के ऊपर? चाहे ज़मान पार्क की बात करते हैं, चाहे आप फॉर दैट मैटर परवेज़ इलाही या शुजात इलाही की बात करते हैं, मतलब आप ये देखें कि क्या किस तरह का इन्होंने जमहूरी चेहरा किस तरीके से सामने लेकर आए।
ठीक है। और उससे भी हट के देखें कि जब अब हम अक्सर पीपल्स पार्टी को भूल जाते हैं, मतलब मुझे फील होता है कि नहीं NFC अवार्ड के जो पैसे थे वो बोरियों में भर के यहाँ पे सिंध हाउस के अंदर आ गए और यहाँ पे इन पार्लियामेंटेरियन के ज़मीर खरीद के आप देखें इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और आगे सुने, पंजाब असेंबली के अंदर जिस तरीके से इन्होंने मेंबरों के खरीदो फरोख्त की, वो भी सब देयर वाज नो वे आउट कि उस असेंबली को टूटना चाहिए था और फिर इसके बाद हाउस बन के। अंबर, आप भी कुछ ऐड करना चाहें इसमें? जिस तरह अभी बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब के आइन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया इमरान खान ने, कौन सी पार्टी रही है जिसने आइन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया? 90 दिन में इंतखाबात ना करवा कर भी तो आइन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि इस वक्त पहले तो मैं कहूंगी कि जिस तरीके से असद साहब और अमीर अब्बास साहब मुजम्मिल साहब पे पड़ जाते हैं, मुझे तो खास लगता है कि वो सियासी जमातों से के ज़्यादा वो उनका हदफ मुजम्मिल साहब ही होता है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में कि इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि असद साहब ने दूसरी तरफ एक इल्ज़ाम लगाया कि NFC अवार्ड के पैसे जो हैं वो बोरियों में भर। आई होप कि उनके पास ये सबूत होंगे, बिकॉज हम उसके बगैर तो जाहिर है एक इल्जाम ऐसे नहीं लगा सकते। कहीं सुनी बातें और वीलॉग्स में जो बात की जाती है वो अलग बात होती है। आखिरी में कहूंगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि आइन और कानून में 90 दिन का एक मार्कर लगा हुआ है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद या इसको करवाने के लिए मैं कहूंगी कि अगर अदालतें जिसकी तरफ हम देखते हैं वो भी तवाजुन के साथ बढ़ रहे होते, ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे होते, तो मेरे ख्याल में कि ये डिबेट होती ना। अब मिसाल मैं कहूंगी कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस के हवाले से भी मिसाल हमारे सामने है, और इसमें चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो, हमेशा उनसे जोर जबरदस्ती के जरिए ही लोकल बॉडीज इलेक्शंस करवाए जाते हैं। और अभी भी देखें कि इस्लामाबाद में नहीं हुए, वहां उस तरफ जो नहीं है वो भी जमहूरियत का अहम एक मेरे ख्याल में कि सुतून है। दूसरी तरफ मैं कहूंगी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के में इंतखाबात की इतनी फिक्र और परेशानी होती, और अब टेक्निकल जितने मर्जी लीगल टेक्निकल इसमें आर्ग्यूमेंट्स ले आए, उसका कोई जवाब नहीं है। तवज्जो जो है वो पंजाब पे है और मोहसिन नकवी पर है। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है मेरे ख्याल में कि उसको बहुत नजरअंदाज किया जा रहा है, एंड दैट्स माय फाइनल वर्ड। ठीक है, मैं इसमें ना आखिरी जुमला ऐड करूंगा। मेरा ख्याल है असद साहब हमने अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है, लेकिन हमने पहले ब्रेक शामिल करनी है, जिस तरह पहले मैंने कहा था, लेकिन हम बात नहीं कर सके मर्दमशुमारी के इस सेगमेंट में। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो मर्दमशुमारी पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में जारी 7वीं मर्दमशुमारी के गिर्द खदशात और सवालात मलात मंडलाने लगे हैं। एक और हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की जेर क़यादत हुकूमत सिंध ने मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को सख्त अल्फाज में खत लिखा है और ये वाज़ेह किया है कि अगर मर्दमशुमारी पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो नताइज मुस्तरद कर दिए जाएंगे। हमारा सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस मर्दमशुमारी को मुतनाज़े होने से बचा सकेगी? असद महमूद साहब, बड़ा हैरानी वाली बात है इस दफ़ा जो आपने PBS यानी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो उन्होंने जिस तरीके से मर्दमशुमारी उन्होंने प्लान की, और आई नो फाइन मेरे घर पे तो आए हैं और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उनको अपने घर के अंदर बुलाया, उनसे डिस्कशन किया, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने उनको बताई। आई नो सो मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइन कि जिनके घरों के ऊपर ये लोग नहीं गए। अच्छा, फिर उन्होंने नंबर दिए थे जी कि अगर आपके पास कोई हमारा नुमाइंदा नहीं पहुंचता तो आप हमें फ़ोन करें। उन्होंने कई दफ़ा फ़ोन किए एंड देयर वाज एक्चुअली नो रिस्पांस। मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। पहली बात तो ये, इस एक्सरसाइज को मैं आज भी आई एम ऑफ द व्यू कि आप क्यों करते हैं जब आपके पास नादरा मौजूद है। नादरा के पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आज आप MQM पाकिस्तान को चीखते हुए देखते हैं, और इवन आप चीफ मिनिस्टर सिंध की भी आप बात करें, अभी लेटेस्ट लेटर जो इशू किया है नादरा ने MQM वालों की रिक्वेस्ट के ऊपर, उसके अंदर तो कराची का जो एरिया है 1,35,00,000 जो है वो तो बालिग लोग हैं जो कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के जिनके पास कार्ड्स हैं, और उस 1,35,00,000 का 41% आप हिसाब लगा लें, आलमोस्ट कोई 80 लाख के करीब लोग बनते हैं। तो इन अ वे अगर सिर्फ इस डाटे की तरफ आप चले जाएं तो यू फील कि कराची की जो आबादी है ये तो 2 करोड़ को क्रॉस की हुई है, और सर्टनली बिल्कुल ऐसा ही है।
और ये वाकई बड़ी अचंभे की बात है कि ये किस तरह इन्होंने एक्चुअली प्लान किया। मतलब यू आस्क्ड पीपल, दे आर अनकंफर्टेबल। हकीकत में मैं आपको ये बताऊं, और 1 2 3 4 लोग उन्होंने अपने वर्कर्स, डाटा उनके पास मौजूद था, वो जिस कैलकुलेट करते थे सारा उसके अंदर फीड करते थे। बट प्रैक्टिकली मैं आपसे ये कहूँ कि हाँ, जिस तरीके से अगर ये इसको सही मानों में इस एक्सरसाइज को करते तो शायद ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती। बट टू माई माइंड, अच्छा फिर देखें ना, अब इन्होंने चंद दिन जब और बढ़ाए तो उसके अंदर 30 लाख की आबादी कराची की और बढ़ गई। नो, दिस इज सफाइस टू से कि इसका मतलब है पूरी एक्सरसाइज जो है इट हैज़ टर्न आउट टू बी क्वेश्चनेबल। इसका जो डाटा, इसके जो फिगर्स हैं, ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। इससे तो बेहतर अगेन आई वुड से कि नादरा पे आप अरबों रुपए एक लिहाज से खर्च कर रहे हैं, और नादरा का अपना भी आई वुड से कि उनको पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं और उनके पास इतना कंप्रीहेंसिव डाटा मौजूद है। स्टिल आई वुड से कि यस, PBS जो है उनको दे शुड गेट इन टच बेसिकली विद नादरा के साथ, और उसको इस तरीके से काम करना चाहिए। ये मतलब ये जो एक्सरसाइज इस दफ़ा हुई है और मरदमशुमारी जिस तरीके से हुकूमत ने की है, क्योंकि देखें ना, बात अगेन आई वुड से इलेक्शन को क्योंकि आगे लेके जाना था, बदनीयती इसके अंदर थी कि पहले हम इसके उलझाव में इसको लेकर आएंगे, अच्छा फिर हल्का बंदियों की तरफ एक लिहाज से चले जाएंगे। तो जब कोई भी हुकूमत कोई काम बदनीयती से शुरू करती है तो उसके अंदर खैर का कुछ तो निकल नहीं सकता ना। ठीक है, ठीक है। अंबर, आप क्या समझती हैं, क्यों इतने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात सामने आ रहे हैं मरदमशुमारी को लेकर? क्यों मुतनाज़े हो रही है, क्यों इतने क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं? जी, ज़ाहिर है मुतनाज़ इसलिए हो रही है क्योंकि इससे 2 चीज़ें जुड़ी होती। एक आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा आपकी सियासत। देखिए, हम 2017 में भी देखें, वो भी मरदमशुमारी बहुत मुतनाज़ा रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे, MQM पाकिस्तान के एतराज़ात थे, और उस वक्त ये तय हुआ था कि इसको प्रोविजनल स्टेटस दी जाए, 1 टाइम प्रोविजनल स्टेटस, ताकि डिलिमिटेशन हो और फिर इंतखाबात हो सकें। और उस वक्त जो स्टेक होल्डर्स थे इन शहरों में, सिंध में, उन्होंने अपना जो एतराज़ात थे उनको मैं कहूँगी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था ताकि इंतखाबात हो जाएं। दूसरी बात यह है कि यानी कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि मरदमशुमारी जो है वो मुतनाज़ा हो रही है, इसलिए क्योंकि इसमें ज़ाहिर है सियासी मफादात भी होते हैं, और कुछ ज़ाहिर तरीक़ाकार पर मैं कहूँगी कि बिल्कुल दुरुस्त बात कही असद साहब ने एक हद तक, कि अगर एतमाद ना हो तमाम स्टेक होल्डर्स का तो फिर परेशानी ही होनी चाहिए। जहाँ तक इंतखाबात को आगे बढ़ाने की बात है, देखिए इसमें जो एतराज़ उठा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के भी अरकान मौजूद हैं, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर मुतनाज़ा इसको कर रहे हैं, ये सिर्फ वो नहीं है जो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, यानी कि MQM हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको उल्टी गिनती करार दिया है। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी, जिनके स्टेक्स कराची में भी हैं ज़ाहिर है, और उनका एक मैं कहूँगी मौक़िफ़ यह रहा है कि तमाम जो इक़दामात होते हैं वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत के, उस पर अपनी अपोजिशन जाहिर करना होता है। JUI ने भी तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो आई थिंक कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने, मतलब इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए। और एतमाद में इजाफा किस तरह से हो सकता है, मुझे मालूम है कि PBS के जो हुकाम हैं उन्होंने भी रमज़ान में दौरा भी किया था, वो काफ़ी नहीं था। हमने देखा कि MQM ने इससे पहले भी एतराज़ात उठाए थे, उनको तसल्ली दी गई थी, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। बिल आखिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतराज़ कर रही है, उनको ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उनकी सियासत को भी ख़तरा हो सकता है अगर गिनती दुरुस्त ना हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तसल्ली करवाएं, इसको बिल्कुल दुरुस्त कराएं। और मैं कहूँगी कि अगर मुतनाज़ा होती है और ताख़ीर होती है, इसमें खुद जमातें भी ताख़ीर की जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए, जो इस वक्त इंतखाबात जल्दी जा रहे हैं। ठीक है, मुज़म्मिल साहब, आप क्या समझते हैं इसमें? लेकिन 2017 की जो मरदमशुमारी थी उसे प्रोविजनली अप्रूव करके एक इंतखाब के लिए किया गया था। 2018 में उसके नतीजे में एक हुकूमत आ गई और उसको ये पता था कि अगला इलेक्शन इस मरदमशुमारी पे नहीं होना। वो हुकूमत 4 साल रही और उसने मरदमशुमारी नहीं कराई। वो EVM की कानून साजी तो करने में बहुत दिलचस्पी रख रही थी, उसके लिए ओवरसीज़ के वोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि लंदन में बैठा बंदा वोट डाल दे, लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों को गिनने में दिलचस्पी नहीं रख रही थी, क्योंकि शायद उसे पता था कि बाहर के वोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान से। तो एक तो 4 साल हमने ज़ाया किए, वो जो असद साहब को समझ नहीं आएगी उसकी, क्योंकि वो सारा मलबा मौजूदा हुकूमत पर डालने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दूसरा, ये नादरा के डाटा और सेंसस में फ़र्क भी समझें आप।
मेरे कुछ दो रिश्तेदार हैं जिनके आईडी कार्ड पे कराची के आईडी कार्ड हैं, रहते वो लाहौर में हैं। मेरा एक ब्रदर इन लॉ है जिसका आईडी कार्ड लाहौर का है, रहता वो कराची में है। तो वो उसकी ट्रांसफ़र हो गई हुई है कराची में, लेकिन उसके आईडी कार्ड पे एड्रेस तो लाहौर का है, वो वहाँ रेंटल पे रहता है। तो ये जो गिनती है ये एक्चुअल होती है कि आप कौन कहाँ रहता है, ये आईडी कार्ड के एड्रेस से नहीं हो सकती। बहुत से लोगों के पास उनका आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है वो आबाई घर का होता है, किसी का जो उनका परमानेंट रेजिडेंस होता है आबाई घर, वो कहीं रहे होते हैं। तो ये सेंसस में तो आपने ओरिजिनली कौन कहाँ रह रहा है वो देखना होता है। ये फ़र्क समझे बगैर लोग सेंसस पर बात करते हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। दूसरी बात ये है कि हमें समझना होगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या कह रही है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सिंध में सैलाब की वजह से डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। वो 2.5-3 करोड़ लोग जो हैं वो अपने घरों से डिस्प्लेस हुए कैंपों में या सड़कों पर रह रहे हैं। वो वापस अपने घरों में अभी नहीं जा सके, उनके घर बन नहीं सके। तो जिसका घर ही नहीं है उसको आप गिनेंगे कैसे? लोग डिस्प्लेस हैं, तो उनका ख्याल है कि जब तक लोग वापस अपने घरों में ना पहुंच जाएं और अपनी जगहों पर, आप कोई जब गांव ही ख़त्म हो गया और वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो उस गांव की आबादी कैसे गिन लेंगे? तो उनका ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं समझता हूँ। कराची के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ये अर्बन और रूरल सिंध की हेजमनी की लड़ाई है, लेकिन ये वक्त कम है। मैं समझता हूँ 2018 से 2021 तक 3-3.5 साल जो हमने ज़ाया किए, जबकि हमें पता था कि अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होने हैं, वो काफ़ी मुजरमाना फेल था। ये मरदमशुमारी 2018 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद होनी चाहिए थी। ठीक है, ये फ़ौरन से मरदमशुमारी उस वक्त ही होनी चाहिए थी। अमीर अब्बास, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, आज से 350 साल पहले तकरीबन यूरोप ने जानवरों की पेडिग्री का निज़ाम बनाया था। 350 साल पहले। आप आज जाएं किसी भी मुल्क पे, आप हॉलैंड में चले जाएं, उनकी किसी गाय के ऊपर हाथ रखें, वो आपको बता सकते हैं कि इस गाय का बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी और ये इसकी पेडिग्री, इसकी जनरेशन क्या है। आप 2023 में बैठ के इस मुल्क में एक अजीब स्टूपिड नॉनसेंस किस्म की इस मुल्क में बहस हो रही है कि जी मरदमशुमारी नहीं हो पा रही है, और मरदमशुमारी इस वजह से नहीं हो रही है, और खाना शुमारी नहीं हो रही है, इंसान नहीं गिने जा रहे और हैवान नहीं गिने जा रहे। ये कौमों के आगे बढ़ने का तरीका ये है तौर तरीके जो कौमें दुनिया में लीड करती हैं, सर्वाइव करती हैं। ये है असल इशू है ना। बाकी सारी फरूई ला यानी बहस है। आपने मैनूवर करना है सिंध को एक अरसे से, आपने वहां प्रोपोर्शन और डिसप्रोपोर्शन का खेल खेलना है, जो असल बात है। मैं शुगर कोटेड करके बातें आपके सामने रख सकता हूं, कहानी अगर आपने झूठ सुनना है तो मैं सुना देता हूं आपको। वहां आपने मुहाजिर, उर्दू स्पीकिंग और सिंधी और फलाना डमकाना उसको तब्दील करना है। एमक्यूएम चाहती है उसने अपने हिसाब से लोगों की वहां पे तादाद बढ़ानी है, जिसके बाद फिर वहां पे नशिस्तों का तयन होता है, जो जिसको सूट करता है। सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की नशिस्तें, उनका तयन होता है। ये सारा खेल है इस मुल्क में। अच्छा, पंजाब में तो कभी भी हमने ववीला नहीं सुना, पिछले 15 ना 2017 का जिसका हवाला दिया गया ना उसमें हमने कोई ऐसा शोर सुना था। अच्छा, उससे पहले तो मरदमशुमारी हुई नहीं ना पाकिस्तान में, 98 के बाद तो हुई नहीं मरदमशुमारी, जो कि आइन कहता है कि आपको हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी करवानी है। तो 2007-8 में मरदमशुमारी होना थी, नहीं हुई। जो कर्नल साहब ने इलेक्शन का जिक्र किया, जो ये पहले इन्होंने एक शोशा छोड़ा कि मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो 2008 का इलेक्शन बगैर मरदमशुमारी के हुआ था। मरदमशुमारी 2013 का इलेक्शन भी बगैर मरदमशुमारी के हुआ था, और मरदमशुमारी 2017 में हुई, जिस पर अरबों रुपए कौम के झोंके गए, और बाद में निकला कि जिसका तो रिजल्ट हमें काबिल कबूल नहीं है। तो काबिल कबूल नहीं, तो पहले उन लोगों को तो सामने लाएं, उनको तो लटकाएं कि जिनकी वजह से 2017 का इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई और वो पैसा अरबों रुपए, ये चंद लोगों की नालायकी की वजह से आज हमें 5 साल के अंदर दोबारा मरदमशुमारी करवाना पड़ रही है ना। तो जो आम आदमी जो अपने बेटे के दूध के डब्बे से के टैक्स से पैसा काट के देता है रियासत को, वो इसलिए देता है और अभी से मुतनाज़िर हो रही है रियासत जो है वो स्टूपिड फैसले करे, रियासत मैनूवरिंग करे, रियासत खेल खेले, रियासत खिलवाड़ करे, रियासत शतरंज बिछाए और अपने मर्जी से चीजों को मैनूवर करे, और बाद में कहने जी गलत हो गया तो दोबारा कर लेते हैं। ये तमाशा है। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है इस मुल्क के अंदर, ये जो मरदमशुमारी, खास तौर पर सिंध की हद तक, इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। और इस मसले को जो कर्नल साहब ने बात की थी, उसका मकसद उनका ये नहीं था कि आप, जो मुजम्मिल साहब ने फौरन उसको काउंटर किया, मकसद ये था कि आज आप जदीद टेक्नोलॉजी को
और डिजिटल तरीके से भी आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बहुत सारे तरीके और भी इजाद किए जा सकते हैं। एक अच्छा डिजिटल का एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस दफ़ा किया है, उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है ताकि उसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। ठीक है, अंबर आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती थी कि इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसका क्या बेहतर सॉल्यूशंस हो। इसका मकसद ये जो डिजिटल सेंसस था वो यही था। और हर चीज़ हम समझते हैं जब नई चीज़ की जाती है, जब नया तरीके से ये गिनती की जाती है तो ज़ाहिर है कुछ गलतियाँ भी होती हैं। और हमें ये भी पता है कि सियासी मकासद भी होते हैं। जब मैंने जैसे भी कहा कि जब तनाज़ा खड़ा होता है, इसका एक देखिए इसमें एक जो गलती है और इसमें सिंध में जो सैलाब ज़दगान है और उनकी बिल्कुल दुरुस्त जो इशारा किया है मुज़म्मिल साहब ने, मैं खुद क्योंकि कराची में मौजूद हूँ, यहाँ जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं वो यही है कि लोग अभी भी बेघर हैं। सो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। दूसरा, अगर हमने डिजिटाइज करना है और नादरा के ज़रिए करना है तो फिर आप मुझे बताएं कि आपको एक मैं मिसाल देती हूँ। मैं पिछले साल इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल हुई थी, यहाँ मैंने किराया लिया था। मैं जब अपना पासपोर्ट रिन्यू करने जा रही थी तो मुझे यही बताया गया था कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे आईडी कार्ड पे मेरे दोनों जो एड्रेसेस हैं, यानी कि परमानेंट और जो नॉन परमानेंट है, वो इस्लामाबाद के हैं। सो आई डोंट थिंक दैट मींस के दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी नीड टू थिंक अबाउट दीज कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ, जाहिर है बहुत सारी माइग्रेशन होती है, चाहे आपके डिजास्टर की वजह से हो या इकोनॉमिक माइग्रेशन हो, उसको कैसे कंसिडर करना चाहिए। हाउ डू वी मेक इट ईजियर ऑन सिटीजन्स कि वो रजिस्टर भी हों और ये जल्द मर्दमशुमारी हो। आखिरी में कहूंगी कि मर्दमशुमारी, हम आइन और कानून की बात करते रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मर्दमशुमारी का बगैर भी इंतखाबात हो जाने चाहिए। एक्चुअली आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये जो हम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत बेहतर हो तो ये एक्सरसाइज होनी चाहिए और इसके तनाज़े के साथ इसके हल भी ढूंढने चाहिए। इसके हल भी ढूंढने चाहिए। असद महमूद साहब, जरा क्विकली आप कुछ ऐड करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं ना, वो फील करते हैं कि जैसे अगर काम भी करें तो एक्चुअली आसान कर रहे हैं। दे डोंट फील कि कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई करेक्टनेस लेकर आनी है, उसकी कोई दुरुस्ती उसके अंदर होनी है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर कोई सज़ा और जज़ा का कोई तस्वुर एक लिहाज से नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे अंडरस्टैंड, अच्छा भी हो गया, इसके बाद देखें कि किसी की जिम्मेदारी आ जाएगी। तो जब आप फील करते हैं कि किसी को सज़ा नहीं मिलती, अमीर अब्बास साहब की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर वहाँ 2017 के अंदर भी लोगों को सज़ा दी जाती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक है, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका इम्पैक्ट क्या इलेक्शंस पर होगा, जरा जल्दी से बताएं। बहुत इम्पैक्ट होगा जी। अगर पंजाब की सीटें 7 कम होती हैं, सिंध की 7 बढ़ती हैं, कराची की 4 सीटें कम होती हैं या बढ़ती हैं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हो जाती है इससे। और ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि आपने, मेरा मतलब है 13 में गलती कर ली, 17 में गलती कर ली, 8 में गलती कर ली, तो आप 23 में गलती क्यों नहीं कर सकते? तो फिर इस तरह तो जब हम ये कहते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि 2008 में 90 दिन में इंतखाब नहीं हुआ था, तो आज भी अगर 90 दिन में नहीं हो रहा तो फिर अमीर अब्बास साहब जो है। बिल्कुल, अमीर अब्बास साहब, आप क्विकली जरा एक लाइन जरा आप अगर ऐड करना चाहेंगे तो जरा इस पर भी तो लागू कर लेना आप। ठीक है मुज़म्मिल साहब, इलेक्शन पे भी ये उसूल लागू करना। नहीं, वो सूट नहीं करता उनको। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। हमें प्रोग्राम मैंने कुछ ज्यादा कहा तो फिर वो अंबर भी नाराज हो जाएंगी ना। ठीक है जी, ठीक है, मौका आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।